नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, हमारे पिछले वीडियो में आप व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग वर्ण विचार के विषय में पढ़ चुके हैं। शब्द विचार भी भाषा के प्रमुख अंगों में से एक है। ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से पद एवं वाक्य का निर्माण होता है। वर्ण का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, जबकि शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। सार्थक शब्द मिलकर ही किसी वाक्य का निर्माण करते हैं। इस आधार पर वाक्य को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि वर्णों के मेल से निर्मित ऐसा सार्थक ध्वनि समूह जिसका प्रयोग वाक्य में विचारों को प्रकट करने हेतु किया जाए, शब्द कहलाता है। किसी भी शब्द की चार विशेषताएं होती हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं। केवल सार्थक और अर्थवान इकाइयां ही शब्द कहलाती हैं। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि विविध रूपों में कार्य करते हैं। शब्द और पद में अंतर। यह तो हम जान ही चुके हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। यानी वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित होकर अपना रूप बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में वह शब्द न रहकर पद कहलाता है। जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों ने पढ़ा। इन तीनों वाक्यों में बच्चा एवं पढ़ क्रिया तीन अलग अलग रूपों में नज़र आती है। बच्चा, बच्चे, बच्चों या पढ़ता, पढ़ते, पढ़ा आदि। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये दोनों शब्द व्याकरण के नियमानुसार परिवर्तित होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। शब्दों को विस्तारपूर्वक समझने के लिए इन्हें चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर एवं प्रयोग के आधार पर। आइए देखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। स्रोत का अर्थ होता है निकलने का स्थान या उद्गम स्थल। हम जानते हैं कि हिंदी अत्यंत उदार भाषा है, जिसने अनेक भाषाओं के शब्दों को स्वीकार कर लिया है। हिंदी का शब्दकोश अत्यंत विशाल है। हम सहजता से बता सकते हैं कि किसी शब्द का मूल रूप क्या है, वह किस भाषा से आया है या विकसित हुआ है या फिर सीधे ही किसी अन्य भाषा से हिंदी में आ गया है। हिंदी भाषा में स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भेदों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द एवं संकर शब्द। आइए इन्हें विस्तार पूर्वक समझते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान, यानी स्रोत भाषा के समान। बच्चों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग उनके मूल रूप में ही किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, गृह, सर्प, दुग्ध, कार्य, गुरु आदि। तद्भव शब्द। तद्भव यानी तद प्लस भव, जिसका अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जिनका स्वरूप संस्कृत से हिंदी में आते आते परिवर्तित हो गया, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि से आग, गृह से घर, सर्प से सांप, दुग्ध से दूध आदि। इस समय स्क्रीन पर आप कुछ तत्सम तद्भव शब्दों की तालिका देख रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं समझें। देशज शब्द, अर्थात देश में जन्म लेने वाले शब्द। परिभाषित रूप में कहें तो अपने देश की भाषाओं या बोलियों से बने शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झाड़ू, लोटा, खटिया, पगड़ी, जूता, थप्पड़, ठोकर आदि। इन शब्दों के मूल स्रोत के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। विदेशी शब्द,
इन्हें आगत शब्द अर्थात आया हुआ शब्द भी कहा जाता है, यानी वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। इस समय आप स्क्रीन पर अन्य भाषाओं से आए शब्दों के उदाहरण देख रहे हैं, जैसे अरबी भाषा से अखबार, आज़ाद, औरत, सुबह, इशारा, फ़ारसी से आदमी, आसमान, तुर्की भाषा से कैंची, चाकू, पुर्तगाली भाषा से कमरा, गमला, फ्रेंच भाषा से अंग्रेज़, जापानी से रिक्शा, चीनी से चाय, रूसी से मिग, डच से बम और अंग्रेजी भाषा से कार, कॉलेज, कप, गैस आदि। संकर शब्द ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के योग से निर्मित हुए हैं मिश्रित या संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय प्लस वाला, चाय वाला चीनी प्लस हिंदी से मिलकर बना है। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी अंग्रेजी प्लस हिंदी से। लाठी प्लस चार्ज, लाठी चार्ज हिंदी प्लस अंग्रेजी से। खून प्लस पसीना, खून पसीना फारसी प्लस हिंदी से मिलकर बने हैं। अब बात करते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद की। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भेदों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एवं योग रूढ़ शब्द। देखते हैं रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी सामान्य एवं निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं लेकिन उनके खंड करने पर वे अर्थहीन हो जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, पानी, सूर्य, हवा आदि। यौगिक शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, प्रधान प्लस अध्यापक प्रधानाध्यापक, हिम प्लस आलय हिमालय, स्व प्लस राज्य स्वराज्य आदि। ध्यान रहे यौगिक शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय आदि का योग रहता है। यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते हैं वे अलग होने पर भी अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक भी हों और रूढ़ भी हों, यानी कि परिभाषित रूप में कहें तो वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द पंक यानी कीचड़ प्लस ज यानी जन्म लेने वाला से मिलकर बना है, जिसका रूढ़ अर्थ है कमल। कुछ अन्य उदाहरण हैं नीलकंठ, दशानन, जलज, पीतांबर आदि। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। यूँ तो सामान्य रूप में हम अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी कि वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे आम, पेड़, घर, नदी, कुम्हार आदि। निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कि अपना कोई अर्थ ही नहीं होता, परंतु ये किसी सार्थक शब्द के साथ युग्म के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ चाय वाय पीकर जाना, वह सबसे अलग थलग रहता है, क्या खाना वाना खा लिया। इन सभी वाक्यों में रेखांकित पद निरर्थक शब्द हैं। इन निरर्थक शब्दों को नकार कर यदि सार्थक शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द भेद की बात की जाए तो इन्हें अनेक भेदों में बांटा जा सकता है, जिनमें से कुछ प्रमुख भेदों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका एक ही मुख्य अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, पुस्तक, गणेश, नदी आदि। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं, जैसे कर शब्द के अर्थ हैं हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड आदि। इसी तरह काल शब्द के अनेक अर्थ हैं समय, मृत्यु, मौसम आदि। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों की तालिका दी गई है, ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं समझें। समरूपी भिन्नार्थक शब्द कुछ शब्द जो एक आधा अक्षर या मात्रा की भिन्नता के बाद भी सुनने में समान हों लेकिन अर्थ में भिन्न हों, समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक, अंग। अंक का अर्थ है गोद या संख्या,
अंग का अर्थ है शरीर का भाग। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें, अनल, अनिल। अनल का अर्थ है आग, अनिल का अर्थ है हवा। कुछ अन्य उदाहरणों को दी गई तालिका में देखें एवं समझने का प्रयास करें। पर्यायवाची शब्द। एक समान अर्थ बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प के समानार्थी शब्द हैं फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून आदि। जल के समानार्थी शब्द हैं नीर, पानी, वारी, तोय आदि। यहाँ दी गई तालिका में कुछ अन्य उदाहरण देखें एवं समझने का प्रयास करें। ध्यान रहे, प्रत्येक शब्द की अपनी विशिष्टता होती है, अतः प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग उचित नहीं होता। विपरीतार्थी शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे पाप, पुण्य, लाभ, हानि आदि। यहाँ दी गई तालिका में महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या पद संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। जैसे जो कभी न मरे, अमर, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु आदि। अन्य उदाहरणों को दी गई तालिका में ध्यानपूर्वक पढ़ें। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। वे शब्द जिनके अर्थ में थोड़ी समानता होते हुए भी अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर होता है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे अवस्था, जन्म से वर्तमान काल तक का समय यानी कि उम्र, आयु, पूरा जीवन काल। अन्य उदाहरणों को तालिका से समझने का प्रयास करें। समूहवाची शब्द। किसी समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे फूलों का गुलदस्ता, लोगों का समूह आदि। दी गई तालिका में अन्य उदाहरणों को समझने का प्रयास करें। शब्द युग्म। जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग में लाया जाए तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, सीधा सादा आदि। इसके विविध रूपों को दी गई तालिका से समझा जा सकता है। जैसे अभी अभी पुनरुक्त शब्द है, कम से कम पुनरुक्त शब्द, घर घर में पुनरुक्त शब्द, सुबह शाम विपरीतार्थी शब्द युग्म, माता पिता भिन्न लिंग वाले शब्द, कामकाज समान ध्वनि, चाय वाय सार्थक निरर्थक शब्द, अंट शंट दो निरर्थक शब्द। इस तरह हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से दो शब्दों को निकट लाकर शब्द युग्म बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद की। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द। आइए समझते हैं विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह गीत गाता है, उसने गीत गाया, उससे गाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चा आम खाता है, बच्चे आम खाते हैं, बच्चों ने आम खाए। इन वाक्यों में रेखांकित पद विकारी शब्द हैं जो कि लिंग, वचन, क्रिया, काल के अनुसार परिवर्तित हो गए हैं। ध्यान रहे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्द विकारी शब्द हैं। अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। वे शब्द जिनका रूप सदैव एक समान रहता है तथा जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, वे यहाँ रहते थे, कुछ छात्र यहाँ बैठे थे। इन तीनों वाक्यों में रेखांकित पद यहाँ हर स्थिति में एक समान है, अतः अविकारी शब्द है। ध्यान रखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात अविकारी शब्द हैं। बच्चों, सभी विकारी एवं अविकारी शब्दों की विस्तृत जानकारी
आप इन पर आधारित वीडियोस से प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि शब्द विचार को आपने अच्छी तरह समझा होगा। व्याकरण संबंधी किसी भी समस्या अथवा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।